Hello students, welcome back to my fourth video of microcontroller subject। ये माइक्रो सब्जेक्ट का मेरा फोर्थ वीडियो है। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051 को कवर करेंगे। हम लोग चैप्टर 2 पे जा रहे हैं, जहाँ पे चैप्टर 2 में हम लोग को प्रोग्रामिंग की शुरुआत करना है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ जो टॉपिक्स है वो कवर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहले एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051। तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग। व्हाट डू मीन बाय एड्रेसिंग मोड? एड्रेसिंग मोड इज नथिंग बट द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग डेटा इन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज एड्रेसिंग मोड। यानी वो सारे मेथड जिससे आप डेटा को एक्सेस करते हो इंस्ट्रक्शन में, उन सारे मेथड्स को बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। मतलब हम लोग के पास जो डेटा लेना है वो किस तरीके से लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कौन कौन से तरीके से लेना है। तो इंस्ट्रक्शन में वो तरीका जहाँ से डेटा जैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, उस तरीके को, उस मेथड्स को बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टोटल कितने टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स है? तो देर आर 5 एड्रेसिंग मोड्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ हूँ। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो ये 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया व्हाट यू मीन बाय एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है? यानी वो तरीका, वो मेथड जिससे हम डेटा को इंस्ट्रक्शन में एक्सेस कर रहे हैं, उस तरीके को, उस मेथड्स को बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स। और टोटल 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड्स 8051 में, हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी आता है, लिस्ट आउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड को मेंशन करो, जस्ट लिस्ट आउट करो, तो यू हैव टू जस्ट गिव मेंशन द नेम ऑफ द एड्रेसिंग मोड्स ओनली। जहाँ पे सिर्फ आपको एड्रेसिंग मोड्स का नाम ही सिर्फ देना है, बाकी आपको डिटेल नहीं पूछा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिर्फ मेंशन करने के लिए, लिस्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लिस्ट द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051, तो यहाँ पे सिर्फ आपको मेथड सिर्फ मेंशन करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं वन बाय वन करके एड्रेसिंग मोड की तरफ। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अभी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? इन दिस टाइप द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन अलोंग विद द ऑपकोड। देखो, इंस्ट्रक्शन में दो चीज होती है, एक ऑपकोड होता है, एक ऑपरेंड होता है। ऑपकोड उसको बोलते हैं ऑपरेशनल कोड। ऑपरेशनल कोड मतलब जो टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो, उसका मशीन कंप्यूटर में कुछ कोड जनरेट होता है। जैसे अभी यहाँ पे मूव ए, तो मूव ए ये आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो, लेकिन कंप्यूटर में ये मूव ए नहीं जाता है, इसका कुछ कोड जाता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस पर्टिकुलर हिस्से को जो आप टास्क परफॉर्म करो, उसको ऑपकोड बोलते हैं। और दूसरी बात, जो ऑपरेंड होता है, ऑपरेशनल डेटा, ऑपरेंड, तो ऑपरेशनल डेटा यानी जो आप नंबर देते हो, मेंशन करते हो अपने इंस्ट्रक्शन में, उसको बोलते हैं ऑपरेंड। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपकोड मीन्स ऑपरेशनल कोड, यानी जो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमको समझ में आता है वो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल कोड, ऑपकोड। और जो डेटा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड। तो ये पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन अलोंग विद द ऑपकोड। यानी जो डेटा है वो डेटा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है, प्रेजेंट रहता है इंस्ट्रक्शन में। इन सिंपल वे इट मींस डेटा इज प्रोवाइडेड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, यानी जो डेटा आपको काम करना है, जो भेजना है, वो इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है मूव ए कॉमा हैश 05h। मूव ए कॉमा हैश 05h का मतलब क्या होता है? ये जो डेटा है वो डेटा आपका इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, उस डेटा को इमीडिएटली मूव करना है। कहाँ पे? कौन से रजिस्टर में? एक्यूमुलेटर में। वेर मूव, मूव का मतलब क्या होता है? स्टैंड्स फॉर मूव, जो आपको मूव कराना है। हैश रिप्रेजेंट इमीडिएट डेटा। तो कभी भी आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पहचानोगे कैसे? जब भी इंस्ट्रक्शन में हैश साइन यूज होगा डेटा के पहले, नंबर के पहले, तो उसको समझ जाना वो इमीडिएट डेटा है। और वो इमीडिएट डेटा डायरेक्टली आपके वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के रजिस्टर में जा रहा है या मेमोरी के एड्रेस में जा रहा है, जो भी आप इधर पे स्पेसिफाई किए हुए रहोगे। तो 05h is the data. It means that immediate data 05h provided in the instruction is moved into a register। तो ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया। ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग यही है कि 05h जो इमीडिएट डेटा है वो रजिस्टर ए में मूव हो रहा है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पहचानने का तरीका क्या होगा? कभी भी आप किस तरीके से पहचानोगे? वो हैश साइन से। कोई भी नंबर के आगे अगर हैश लिखा हुआ है तो मतलब वो डेटा होता है, और वो डेटा डायरेक्टली आपका ट्रांसफर हो रहा है डेस्टिनेशन में। जो डेस्टिनेशन चाहे रजिस्टर हो, चाहे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो, वॉट एवर इट मे बी, उस पर्टिकुलर जगह पे ये पर्टिकुलर इमीडिएट डेटा इमीडिएटली चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट मतलब फौरन, जो डेटा आपने इंस्ट्रक्शन में लिखे वो फौरन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में चला जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अभी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में यहाँ पे जो ऑपरेंड होता है इस कंटेन इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर ओनली, यानी जो सोर्स और डेस्टिनेशन है दोनों भी क्या होंगे, रजिस्टर होंगे। जहां से डेटा आपको मूव कराना है वो भी एक रजिस्टर होगा जिसके अंदर डेटा कंटेन होगा। वो रजिस्टर के थ्रू आपका डेटा यहाँ पे होगा, मूव होगा। तो यहाँ पे ऑपरेंड इज कंटेन इन द स्पेसिफिक रजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर। जो यूजर है उसको उस रजिस्टर का नाम मेंशन करना चाहिए उस इंस्ट्रक्शन में, और जो रजिस्टर परमिटेड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में वो एक्यूमुलेटर है और R0 to R7 रजिस्टर्स है ऑफ ईच बैंड। जैसा कि ये एग्जांपल में आप लोग देख पा रहे, मूव A, R0। तो ये इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि R0 रजिस्टर में जो भी डेटा है वो डेटा मूव हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। फॉर एग्जांपल R0 में 5H था, तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में 5H हो जाएगा। तो कंटेंट ऑफ R0 रजिस्टर इज कॉपीड इनटू एक्यूमुलेटर। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों भी क्या होंगे, रजिस्टर होंगे ये एड्रेसिंग मोड में। तो मूव A, R0 का जो भी डेटा है वो मूव होगा एक्यूमुलेटर में। दैट्स वाई इसका नाम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्यों? क्योंकि जो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों भी क्या है, रजिस्टर्स है। ये हमेशा राइट साइड वाला सोर्स होता है और लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। डेटा जो मूव होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होता है। तो R0 to 8 ये डेटा मूव होगा। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड पे तरफ जाते हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जो पर्टिकुलर मेमोरी से डेटा आपको मूव कराना है उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होता है। In this mode, the direct address of memory location is provided in the instruction to fetch the operand। यानी उस मेमोरी का एड्रेस पता इस इंस्ट्रक्शन में मौजूद होता है जहां से आपको डेटा को मूव कराना है। ओनली इंटरनल रैम एंड एसएफआर एड्रेस कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल रैम और एसएफआर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के एड्रेस यूज हो सकते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में। अब एग्जांपल में मूव A, 30H। तो मूव A, 30H का मतलब ये होता है, अब ये 30H डेटा नहीं हुआ। देखो आप लोग फर्क समझिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। हमेशा जब नंबर आता है तो ये मत समझना कि ये पर्टिकुलर नंबर मतलब डेटा है एक्यूमुलेटर में जा रहा है। डेटा के लिए पहचान मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर हैश साइन होता आगे तो वो ये नंबर डेटा बनता और ये डेटा एक्यूमुलेटर में जाता। लेकिन जब हैश साइन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो मेमोरी का एड्रेस है। उस मेमोरी एड्रेस में अब जो भी डेटा होगा वो डेटा एक्यूमुलेटर में मूव होगा। तो फॉर एग्जांपल 30H ये मेमोरी लोकेशन है। 30H मेमोरी लोकेशन में जो भी नंबर था, फॉर एग्जांपल 02H, तो वो 02H डेटा फिर कहाँ पे जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, उस मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मौजूद होता है जहां से डेटा आपको मूव कराना है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द डेटा इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रेजेंट होता है इंस्ट्रक्शन में जहां से आपको डेटा मूव कराना है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फर्क समझना। क्या फर्क समझना कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में फर्क कैसे समझाया जाए। अगर नंबर के आगे हैश साइन होगा तो वो इमीडिएट डेटा होगा, और अगर नंबर के आगे हैश साइन नहीं होगा तो वो मेमोरी का एड्रेस होगा। उस मेमोरी एड्रेस में अब जो डेटा होगा वो डेटा आपका कहाँ पे जाएगा, उस डेस्टिनेशन के एड्रेस पे या रजिस्टर पे जो भी मेंशन किया रहेगा। तो मूव A, 30H का मतलब क्या हुआ, कंटेंट ऑफ रैम एड्रेस 30H इज कॉपीड इनटू एक्यूमुलेटर। तो 30H का जो भी मेमोरी एड्रेस का कंटेंट है वो कहाँ पे चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से डेटा आपको लेना है वो इनडायरेक्ट तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होता है। यानी एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के थ्रू आप उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कराते हो और उस मेमोरी एड्रेस से फिर वो डेटा क्या होता है, डेस्टिनेशन में मूव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये पर्टिकुलर यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है, हियर द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर। एक रजिस्टर के थ्रू आप इनडायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंचते हो। द @ साइन इंडिकेट दैट द रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। @ साइन करके जो सिंबल है वो यूज होता है उस रजिस्टर के आगे। तो उस @ सिंबल से क्या मतलब मालूम पड़ता है कि अब वो पर्टिकुलर रजिस्टर क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी एड्रेस को, और उस मेमोरी एड्रेस का डेटा फिर क्या होगा, डेस्टिनेशन में मूव होगा। that is to fetch the content of memory location whose address is provided in the register। अब जैसे ये एग्जांपल में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है मूव A, @R0। तो मूव A, @R0 का मतलब ये होता है
R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा मूव होगा डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, बिफोर एग्जीक्यूशन R0 में था 10H। अब R0 में 10H था तो मतलब ये हुआ कि अब R0 जो 10H है वो 10H मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो R0 में 10H होने की वजह से अब ये एट द रेट आगे लगा हुआ है R0 के आगे, तो एट द रेट R0 के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपका जो R0 10H मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब 10H में जो भी डेटा अंदर होगा 2, 5, 3 जो भी रहेगा वो डेटा कहाँ पे मूव होगा, एक्यूमुलेटर में। तो कंटेंट ऑफ द कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय R0। तो R0 जो है वो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन का डेटा अब मूव होगा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में मूव होगा। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्टली आपका इंस्ट्रक्शन में एड्रेस नहीं मौजूद रहता है, वो एक रजिस्टर के थ्रू पॉइंट होता है और वो पॉइंट करने के बाद वहां से डेटा फिर मूव होता है डेस्टिनेशन में। जैसे ये इंस्ट्रक्शन में R0 रजिस्टर पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन को, अब उस मेमोरी लोकेशन का डेटा मूव होगा एक्यूमुलेटर में। लास्ट हम लोग बढ़ते हैं लास्ट एड्रेसिंग मोड में, दैट इज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। नाउ इंडेक्स इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि दो रजिस्टर का एडिशन होकर यहाँ पे फाइनल एड्रेस बनता है, फिर उस फाइनल एड्रेस का डेटा मूव होता है। दिस एड्रेसिंग मोड इज बेसिकली यूज फॉर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम लुकअप टेबल। ये पर्टिकुलर टाइप की जो एड्रेसिंग मोड है वो स्पेशल केस के लिए यूज होती है लुकअप टेबल से, जब कोई आपको डेटा लेना होता है। लुकअप टेबल क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे नंबर एक के बाद एक नंबर होते हैं, कोड्स होते हैं, तो आपको वहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टेपर मोटर में, जैसे आपको पता है स्टेपर मोटर को रोटेट करने के लिए फुल स्टेप सीक्वेंसिंग में कोड भेजना पड़ता है, हाफ स्टेप सीक्वेंसिंग में कोड भेजना पड़ता है। तो वो पर्टिकुलर कोड एक के बाद एक आपको लेना है, मूव कराना है, भेजना है, तो वो ऐसे केस में उसको बोलते हैं लुकअप टेबल। तो ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड उस पर्टिकुलर केस में यूज होती है जहाँ से आपको डेटा को मूव कराना होता है, लेना होता है फ्रॉम लुकअप टेबल। Here the address of memory is index। यहाँ पे एड्रेस ऑफ मेमोरी जहाँ से डेटा आपको लेना है वो इंडेक्स किया हुआ है। कैसा इंडेक्स किया हुआ है, डेट इज एडेड टू फॉर्म द एक्चुअल एड्रेस ऑफ मेमोरी। यानी दो पर्टिकुलर रजिस्टर के एड्रेस को ऐड करके फाइनल एड्रेस फॉर्म होता है, उसके लिए उसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब सम किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। तो दो पर्टिकुलर रजिस्टर के एड्रेस को मिला के फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस बनता है। अब उस फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस का फिर जो भी डेटा है वो मूव होता है डेस्टिनेशन में। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का, यही एक ही एग्जांपल है। मूव सी ए कॉमा एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर। मूव सी ए कॉमा एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जो डेटा है, डीपीटीआर में जो डेटा है, दोनों का ऐड होके फाइनल जो नंबर बनेगा, अब वो फाइनल नंबर जो बनेगा वो मेमोरी एड्रेस बनेगा। उस मेमोरी एड्रेस का डेटा फिर मूव होगा कहाँ पे, मूव होगा एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे जो C है, C मीन्स कोड, C मीन्स व्हाट, कोड, कोड मेमोरी। लुकअप टेबल मतलब कोड मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, रोम मेमोरी। तो C मीन्स कोड। Here the content of accumulator register is added with the content of DPTR। accumulator का content और DPTR का content दोनों ऐड होता है एंड द रिजल्टर इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। और दोनों का ऐड करके जो रिजल्ट एड्रेस होता है वो एड्रेस वेयर डेटा इज कॉपीड इनटू ए रजिस्टर। अब दोनों का जो भी कंटेंट है वो ऐड होके फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस बनेगा। उस डेस्टिनेशन एड्रेस का फिर जो भी डेटा है वो मूव होगा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। मान के चलो फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर में 10H था और डीपीटीआर में फॉर एग्जांपल 2000H था, तो 2000 प्लस 10 ऐड करके कितना हो गया, 2010H। तो 2010H का मेमोरी लोकेशन का जो भी डेटा है वो डेटा कहाँ पे मूव होगा, एक्यूमुलेटर में। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का होता है। एक्यूमुलेटर का कंटेंट, डीपीटीआर का कंटेंट ऐड होके जो फाइनल कंटेंट बना वो मेमोरी लोकेशन का डेटा कहाँ पे मूव होगा, एक्यूमुलेटर में। तो आई होप मेरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको समझाया, मैं ए में 10H था, डीपीटीआर में 2000 था, तो ए प्लस डीपीटीआर 10 प्लस 2000 कितना हो गया, 2010H। अब 2010H में जो भी डेटा रहेगा मेमोरी लोकेशन में वो डेटा कहाँ पे मूव होगा, एक्यूमुलेटर में होगा। एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051 में आपकी मैनुअल में दिया होता है, माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड्स वेरियस मेथड फॉर एक्सेसिंग डेटा नीडेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस वेरियस मेथड ऑफ एक्सेसिंग द डेटा कॉल्ड एज एड्रेसिंग मोड। जैसे कि इसमें मैंने आपको समझाया कि माइक्रो कंट्रोलर अलग अलग तरीके बताता है डेटा को एक्सेस करने के, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, और उस वेरियस मेथड्स को बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, द डेटा इज प्रोवाइडेड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, द डेटा आइडेंटिफाइड बाय हैश बिफोर द न्यूमेरिकल वैल्यू।
तो इमीडिएट एड्रेसिंग में जैसा मैंने समझाया कि डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहता है, और डेटा आइडेंटिफाई कैसा होता है, हैश बिफोर द न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे ये एग्जांपल में मूव ए कॉमा हैश 05h, तो मूव ए कॉमा हैश 05h में क्या हो रहा है, 05h के आगे हैश साइन लगा हुआ है, तो 05h इज द इमीडिएट डेटा। वो इमीडिएट डेटा कहाँ पे मूव हो रहा है, एक्यूमुलेटर में मूव हो रहा है। नेक्स्ट, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, द रजिस्टर होल्ड द डेटा, द परमिटेड रजिस्टर्स आर एक्यूमुलेटर R0 to R7 ऑफ ईच रजिस्टर बैंक। तो मूव ए कॉमा R0 जो है वो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में क्या हो रहा है, डेटा आपका होल्ड हो रहा है, उस वहां से R0 से आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है, डेस्टिनेशन में जा रहा है, मूव ए कॉमा R0। तो मूव ए कॉमा R0 मतलब यहाँ पे R0 से जो भी डेटा है वो मूव हो रहा है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जैसा मैंने आपको समझाया, द डेटा इज इन द रैम मेमोरी लोकेशन एंड एड्रेस इज गिवन एज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो 30H इज द मेमोरी एड्रेस, उस मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है, उस एड्रेस का डेटा कहाँ पे मूव हो रहा है, एक्यूमुलेटर में मूव हो रहा है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, यह द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर। यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी का एड्रेस इनडायरेक्ट तरीके से प्रोवाइड होता है रजिस्टर के थ्रू। @ सिंबल यूज होता है जो रजिस्टर के आगे लगता है, उसका मतलब रजिस्टर उस मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहा है जहाँ से डेटा आपको मूव कराना है। तो मूव ए कॉमा @R0 का मतलब ये होता है, कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन उस एड्रेस इज गिवन इन रजिस्टर R0 टू रजिस्टर ए। एक और इसके अंदर स्पेसिफिक दिया हुआ, रजिस्टर स्पेसिफिक, द ऑपरेंड इज इन द इंस्ट्रक्शन बाय सर्टेन स्पेसिफिक रजिस्टर सच एज एक्यूमुलेटर और DPTR। एक स्पेशल भी आपका इधर पे है जहाँ पे ऑपरेंड छुपा हुआ होता है ऑपकोड में, RRA रोटेट राइट एक्यूमुलेटर। इसका मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, ऑपरेशन के ऊपर ही आपका ऑपकोड में ही ऑपरेशन का भी काम टास्क छिपा हुआ है। यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर को रोटेट कर रहा है राइट में 1 बिट से। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डेटा के ऊपर, लेकिन अंदर ही ऑपकोड में ये पर्टिकुलर टास्क समझ में आ रहा है इधर पे। तो इतना ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने इसलिए इसको इतना अलग से हाईलाइट करके नहीं समझाया आपको, ये स्पेशल है। रजिस्टर स्पेसिफिक, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में ही आप उसको समझा सकते हो। सो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जैसा मैंने आपको समझाया, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, दो रजिस्टर के कंटेंट का डेटा ऐड होके फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस बनता है। उस फाइनल डेस्टिनेशन मेमोरी एड्रेस का फिर वो डेटा कहाँ पे मूव होता है, डेस्टिनेशन रजिस्टर में। तो यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे वही दिया हुआ है, मूव सी ए कॉमा @a प्लस DPTR। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर प्लस DPTR का कंटेंट ऐड होके फाइनल रिजल्टन जो बनेगा, वो रिजल्टन इज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बनेगा जहाँ से डेटा आपको मूव करना है, कहाँ पे मूव करना है, एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी इसके बाद यही चैप्टर में दूसरा टॉपिक भी है, असेंबलर डायरेक्टिव्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। असेंबलर डायरेक्टिव एड्रेसिंग मोड तो हो गया, अब हम लोग को प्रोग्रामिंग करने में कुछ डायरेक्टिव्स यूज होते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम लोग जो करते हैं, वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने में कुछ डायरेक्टिव यूज होते हैं। वो क्या होते हैं पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। द असेंबलर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शन, the assembler directives are instruction to the assembler to carry out certain activity during the assembly process। तो सबसे पहली बात ये असेंबलर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शन है। असेंबलर जो असेंबलर जिसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं की सॉफ्टवेयर जैसे, तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर असेंबलर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शन है जो असेंबलर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ स्पेशल टास्क जैसे करना हो। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कुछ हम लोग जो टास्क करें तो वो इशारा देते, समझाते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में। द कॉमन असेंबलर डायरेक्टिव, जो कॉमन असेंबलर डायरेक्टिव जो है क्या क्या है, वेरियस कॉमन असेंबलर डायरेक्टिव। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ORG। ORG स्टैंड फॉर ओरिजिनेट, इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ द एड्रेस। यानी जहाँ से आपको मेमोरी लोकेशन से आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे ये ORG डायरेक्टिव यूज होती है। तो ORG डायरेक्टिव से क्या मालूम पड़ता है, ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को क्या डायरेक्शन देता है कि मेरा प्रोग्राम ये मेमोरी लोकेशन से शुरुआत हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ द एड्रेस, इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ द एड्रेस। दूसरा फिर इधर पे आपको डायरेक्टिव में जो यूज हो रहा है, जो दिख रहा है, वो DB स्टैंड फॉर डिफाइंड बाइट। अब फॉर एग्जांपल आपको जैसा पता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हम लोग के पास नंबर सिस्टम्स है, तो कौन सा वाला नंबर सिस्टम आप समझाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, डेसिमल में है, बाइनरी में है, हेक्साडेसिमल में है, कौन से नंबर सिस्टम में है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर डायरेक्टिव यूज होती है, DB स्टैंड फॉर डिफाइंड बाइट। इट इज यूज टू डिफाइन 8-bit डेटा इन डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, आस्की। तो जो भी आप इधर पे DB के आगे जो नंबर लिखे हुए रहोगे, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर नंबर किसमें। डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई आगे हम लोग नंबर नहीं यूज करेंगे, डायरेक्टली नंबर लिखेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल में लिखना है तो H लिखना होता है। आस्की के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना होता है। तो जो नंबर सिस्टम में आप यूज करना चाहते हो, तो ये पर्टिकुलर DB डायरेक्टिव यूज होती है। नेक्स्ट डायरेक्टिव आपके पास है इक्वेट डायरेक्टिव।
अब ये किस लिए यूज होती है? इट इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट विदाउट ऑक्यूपाइंग अ मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होती है प्रोग्राम में, अब आप उसको हर जगह जाके चेंज तो नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को कोई लेबल से आपने डिनोट कर दिए, तो आप सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करके वो मल्टीपल जगह पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट विदाउट ऑक्यूपाइंग अ मेमोरी लोकेशन। एक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है ये डायरेक्टिव विदाउट ऑक्यूपाइंग मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी में कोई जगह पाए बिना। तो ये हम लोग देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। और एंड डायरेक्टिव क्या होती है? एंड डायरेक्टिव इंडिकेट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम फाइल। जब आप प्रोग्राम लिख रहे थे उस प्रोग्राम का एंड हो गया, वो इंडिकेट करने के लिए आप कौन सी डायरेक्टिव को यूज करते हो? एंड डायरेक्टिव को यूज करते हो। जैसे यहाँ पे डिटेल में मैंने एक एक डायरेक्टिव को यूज किया है। असेंबलर डायरेक्टिव आर डायरेक्शन टू द असेंबलर, दे आर नॉट इंस्ट्रक्शन। पहले बात तो ये डायरेक्शन बताते हैं, ये इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं प्रोग्राम को। दे आर यूज टू डिफाइन सिम्बॉल्स मेमोरी वैल्यूज इन प्रोग्राम मेमोरी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ORG, तो इट इज यूज टू इंडिकेट बिगनिंग ऑफ द एड्रेस, जो आपको समझाता है बिगनिंग ऑफ द एड्रेस। अब इसका सिंटैक्स कैसा लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सिंटैक्स वगैरह बताना है। तो पहले आप ORG लिखोगे, स्पेस पे मेमोरी एड्रेस, जैसे 0000H। तो यानी आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 0000H से स्टार्ट होगा। द एड्रेस कैन बी गिवन आइदर इन हेक्स और डेसिमल। देयर शुड बी स्पेस, एटलीस्ट एक गैप तो होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए बिटवीन ORG और मेमोरी एड्रेस के बीच में, एक स्पेस तो आपको देना चाहिए। नेक्स्ट आपका डायरेक्टिव कौन सा था? एंड डायरेक्टिव। दिस डायरेक्टिव मस्ट बी एट द एंड ऑफ एवरी प्रोग्राम, ये हमेशा हर प्रोग्राम के एंड में होना चाहिए। और ये क्या बताता है आपको? एंड ऑफ द प्रोग्राम, जहाँ पे प्रोग्राम आपका खत्म हो रहा है, सोर्स फाइल का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे एंडिंग का पार्ट ये बताता है आपको। इट मीन्स यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या हो गया? खत्म हो गया, एंड हो गया। फिर नेक्स्ट है आपकी डिफाइंड बाइट डायरेक्टिव। तो दिस डायरेक्टिव इज यूज फॉर डिफाइनिंग अ बाइट इन हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल और आस्की फॉर्म। तो ये टाइप की डायरेक्टिव किस लिए यूज होती है? जो आप नंबर यूज कर रहे हो वो डिफाइन करने के लिए, कौन से नंबर सिस्टम में है, हेक्साडेसिमल में है, बाइनरी में है, या आपका आस्की में है। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है? जो भी लेबल आप यूज करना चाहते हो, ये लेबल यूज करते हो आप, यहाँ पे लेबल रहता है डिफाइंड बाइट डायरेक्टिव, और ये बाइट। तो बाइट अब यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दोगे आगे एच, तो मतलब हेक्साडेसिमल बन जाएगा, विदाउट कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, खाली नंबर रहेगा तो डेसिमल नंबर सिस्टम रहेगा। आस्की के लिए क्या करना पड़ता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना पड़ता है। तो द कॉलम मस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर लेबल, एक कॉलम कोलन मस्ट बी प्रेजेंट, ये जो लेबल के आगे कोलन प्रेजेंट होना चाहिए। द कोलन मस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर लेबल। देयर शुड बी एटलीस्ट वन स्पेस बिटवीन डीबी एंड अ बाइट, और एक एक स्पेस का गैप होना चाहिए बिटवीन डीबी एंड अ बाइट के बीच में। तो ये सिंटैक्स लिखने का तरीका होता है डिफाइंड बाइट का। फिर इक्वेट बाइट, इक्वेट डायरेक्टिव का जैसा आपको मैंने यूज बताया था, इट इज यूज टू डिफाइन कांस्टेंट विदाउट ऑक्यूपाइंग अ मेमोरी लोकेशन। ये कांस्टेंट को, प्रोग्राम में कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है विदाउट ऑक्यूपाइंग मेमोरी लोकेशन, यानी वो कांस्टेंट कोई मेमोरी लोकेशन नहीं पाएगा अपना, विदाउट ऑक्यूपाइंग अ मेमोरी लोकेशन। यानी वो कांस्टेंट को आप यूज करोगे लेकिन वो कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन की जगह नहीं लेगा आपके प्रोग्राम में। इसका सिंटेक्स कैसा होता है? नेम कोलन स्पेस इक्वेट वाला डायरेक्टिव स्पेस कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट को आप रिप्लेस करना चाहते हो कोई भी नाम से, तो नाम आप यहाँ पे मेंशन करो, बीच में इक्वेट डायरेक्टिव यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी काउंट, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लिखा 25, और उस 25 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ काउंट, काउंट के नाम से। तो काउंट कोलन इक्वेट 25। अब जब भी मैं काउंट लिखूंगा अपने प्रोग्राम में, मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, मेरा नंबर क्या रहेगा? 25 रहेगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बाय मीन्स ऑफ दिस डायरेक्टिव अ न्यूमेरिक वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय अ नेम, फॉर एग्जांपल काउंट कोलन इक्वेट 35H। तो अब जब भी मैं अपने प्रोग्राम में काउंट लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या समझा जाएगा? 35। तो इससे फायदा ये होता है कि मैं अपने प्रोग्राम में जहां जहां पे भी काउंट लिखा हूँ, सिर्फ एक जगह पे, यहाँ पे अगर 35 के बदले उसको मैं 25 करना चाहता हूँ, तो 25 करके जहां जहां पे भी काउंट लिखा रहेगा वो बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो हर जगह पे रिप्लेस करने से अच्छा है इक्वेट वाली डायरेक्टिव यूज करो। तो इक्वेट वाली डायरेक्टिव से एक ही जगह रिप्लेस करने पे मल्टीपल नंबर ऑफ चेंजेस हो जाएंगे। तो इसके लिए ये प्रोग्राम में यूज होता है, ये टाइप का डायरेक्टिव यूज होता है। तो आई होप आप लोग को सारे डायरेक्टिव समझ में आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी आता है, वो एक्सप्लेन द असेंबलर डायरेक्टिव्स ऑफ 8051। तो आपको 2 से 3 असेंबलर डायरेक्टिव पूछ सकता है, या ऐसे मेंशन करके पूछ सकता है ORG, डिफाइन बाइट, इक्वेट, ये सब डायरेक्टिव को एक्सप्लेन करो। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सिंटेक्स आपको उसको एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, जो थियरी पार्ट है, ये पर्टिकुलर चैप्टर है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, तो किस तरीके से जो आप प्रोग्राम करते हो वो प्रोग्राम का साइकिल किस तरीके से पूरा होता है, कौन कौन सी फाइलें जनरेट होती है, वो पूरा ये पर्टिकुलर साइकिल से आपको मालूम पड़ेगा। देखो, दो तरीके की हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं अपने इधर पे सपोर्ट करने के लिए कील सॉफ्टवेयर में। एक तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होती है और एक सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है। तो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या साइकिल जनरेट होती है, क्या साइकिल है उसका, और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का क्या साइकिल है, वो पूरा आपको ये डायरेक्ट डायग्राम में समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम से। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो उसको सेव किससे करते हो? .asm फाइल से, .asm नाम की फाइल से सेव करते हो। फिर बीच में आपके पास क्या आता है? असेंबलर। वो असेंबलर क्या करता है, जो आपने अपने नेमोनिक्स के फॉर्म में अपना प्रोग्राम लिखा है उस पर्टिकुलर नेमोनिक्स को वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो असेंबलर का काम क्या होता है, जो भी आपने .asm फाइल में अपना सेव हुई है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि कंप्यूटर जो समझता है वो कौन सी फाइल समझता है, कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो वो असेंबलर का काम है, जो आपने पर्टिकुलर जो भी निमोनिक्स आपने यूज किए उसके ऑपकोड को कन्वर्ट करके ऑपकोड में कन्वर्ट करेगा। तो असेंबलर कन्वर्ट .asm फाइल निमोनिक्स इनटू ऑपकोड। और फिर इधर पे आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है, बाइनरी फॉर्मेट की फाइल जनरेट होती है। वो बाइनरी फॉर्म वाली फाइल जनरेट होती है जो आपके कंप्यूटर को लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर समझता है। और इसी तरीके से यहाँ पे सी में देखोगे तो .c के तरीके से फाइल सेव होती है। फिर उसमें क्या यूज होता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो भी सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? वो पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट करेगा। यानी ऑब्जेक्ट फाइल इधर पे बाइनरी फॉर्मेट में फिर प्रिपेयर होगी। तो कंपाइलर कन्वर्ट करेगा .c की फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में, और असेंबलर कन्वर्ट करेगा .asm फाइल को किसमें? बाइनरी फॉर्मेट। फिर यहाँ से दोनों भी जो फाइल जो आप लोग की आ रही है बाइनरी फॉर्मेट में जो आ रही है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से आ रही है। वो लिंकर के थ्रू आप लोग क्या करोगे, उसको लिंक कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म वाली फाइल तैयार करोगे। ये एक अलग प्लेटफॉर्म से तैयार होके आ रही है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म से तैयार होके आ रही है। दोनों को कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंकर। लिंकर के थ्रू दोनों भी क्या हो जाएगी? लिंक हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और फाइनल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगी .exe करके। अब वो .exe करके फाइल जो जनरेट हुई उसमें आप क्या करोगे? चेक करोगे, डिबग करोगे उसको। डिबग मतलब अगर उस पर्टिकुलर कोड में प्रोग्रामिंग में कुछ एरर है तो वो एरर को आप डिबग करोगे। डिबग करके अगर उसके अंदर कोई एरर है उसको दोबारा जाओगे, वो कोड में जाके आप क्या करोगे? उसको रेक्टिफाई करोगे, बग फ्री करोगे, विदाउट एरर फ्री बनाओगे। फिर फाइनली वापस से आप उसको लिंक करके जोड़ करके .exe फाइल तैयार करोगे। अब जब वो एरर फ्री कोई फाइल जनरेट हो जाएगी, जब वो आपको लिख के आएगा देयर आर नो एरर, देयर आर नो अर्निंग्स, तब उसके बाद आप उसको क्या करोगे? रन करोगे, यानी टारगेट सिस्टम करोगे। टारगेट में यानी रन करोगे आप उसको, तब जाके आप रन करोगे। तो ये सारा प्रोसीजर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है। यानी एक आप कोड जो लिखते हो तो उसका किस तरीके से प्रोसेस फ्लो जाता है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल विच आर द फाइल्स जनरेटेड, कौन कौन सी टाइप की फाइल्स जनरेट होती है। तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। .asm करके फाइल यूज होती है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की। .obg करके फाइल यूज होती है, ऑब्जेक्ट फाइल होती है। हेक्स कोड जनरेट होता है, .hex करके हेक्स फाइल जनरेट होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe करके जनरेट होती है। सी प्रोग्रामिंग की .c फाइल जनरेट होती है। तो ये सारे नाम्स आप बता सकते हो, इतने सारे फाइल्स आप लोग की क्या होती है? जनरेट होती है। तो असेंबली लैंग्वेज .asm से सेव होती है, सी प्रोग्रामिंग की .c से सेव होती है। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर कन्वर्ट करता है। कंपाइलर .c वाली फाइल को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्मेट में। फिर दोनों को लिंकर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, और फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार होती है। फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल में हम लोग चेक करते हैं इज देयर एनी एरर, कोई बग करते हैं उसको बग करते हैं डिबगर से। तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ एरर होगा, तो आप वापस से दोबारा अपने कोड में जाके उसको रेक्टिफाई करोगे। फिर फाइनली आप क्या करोगे? उसको रन करोगे। तो यहाँ पे आपका इधर पे सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये सब पूछता है बोर्ड में। एक्सप्लेन एडिटर, असेंबलर। तो एडिटर क्या है? एन एडिटर इज अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन राइट फॉर्मेट सो दैट असेंबलर विल ट्रांसलेट करेक्टली इन मशीन लैंग्वेज बाइनरी फाइल। तो एडिटर क्या होता है? जैसे कि कील सॉफ्टवेयर आपका क्या है? कील सॉफ्टवेयर में जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो, जो आप प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज लिखते हो उसको एडिटर बोलते हैं। तो एडिटर इज अ प्रोग्राम विच हेल्प, जो हमको मदद करता है, किस में मदद करता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम प्रॉपर लिखने में, और फिर ताकि असेंबलर उसके अंदर क्या कर सके? उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। और ये पर्टिकुलर टाइप की फाइल किस में सेव होती है? .asm में। .asm करके आप जैसे कील सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जो एडिटर आता है जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो, वाइट विंडो,
तो वाइट विंडो में जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसको एडिटर बोलते हैं। वहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखते हो और लिखने के बाद उसको सेव किससे करते हो, डॉट ASM से, डॉट ASM एक्सटेंशन से आप सेव करते हो। फिर नेक्स्ट है असेंबलर। जैसे कि मैंने आपको बताया असेंबलर का काम क्या है, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपने लिखे उसको करेक्ट बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और कौन से टाइप की फाइल एक्सटेंशन जनरेट करेगा, डॉट OBJ ऑब्जेक्ट फाइल करके जनरेट करेगा। सम असेंबलर्स आर, कौन कौन से, ASM51, कील A51, तो ये सब नाम दिया हुआ है इधर पे। फिर क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, क्रॉस कंपाइलर इज यूज्ड टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल पोर्ट ऑफ फॉर अ प्लेटफॉर्म अदर देन वन विच इज कंपाइलर इज रन। अभी क्या होता है, कभी कभी फॉर एग्जांपल आपने सी लैंग्वेज में यूज किया, असेंबली लैंग्वेज में यूज किए, तो क्रॉस कंपाइलर डिफरेंट फॉर्मेट वाली फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो अ क्रॉस कंपाइलर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फॉर अ प्लेटफॉर्म अदर देन द लोकल होस्ट, जहाँ पे उसका जो लोकल होस्ट है अदर देन उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्रॉस कंपाइलर। मतलब ये क्रॉस कंपाइलर उसलिए यूज होता है कि एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया है जिसको यूज करने के लिए आप उस पर्टिकुलर चीज को कंपाइल कर रहे हो दूसरे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, जैसे सी और असेंबली लैंग्वेज की बात हो रही है। अब असेंबली लैंग्वेज में सी का भी आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो उसके हेक्सा फाइल में, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर। नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर का मैं बता चुका हूँ, डॉट सी वाली फाइल जो सी प्रोग्रामिंग वाली फाइल है उसको आपको अगर बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कंपाइलर का यूज होता है। कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज, कील में यूज होता है। सो लास्ट आपका क्या है, लिंकर। तो लिंकर का काम क्या है, लिंकर इज यूज टू लिंक डिफरेंट कोड मॉड्यूल्स स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल्स टुगेदर इनटू अ सिंगल फाइनल फाइल। तो जैसा हम लोग ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में देखे थे, डॉट सी वाली फाइल अलग नाम से सेव हुई है, डॉट ASM वाली फाइल, असेंबली लैंग्वेज वाली फाइल अलग फाइल से सेव हुई है। दोनों को लिंक करके कंबाइन करके एक फाइनल डिफरेंट फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करने का काम किसका है, लिंकर का है। तो लिंकर इज यूज टू लिंक करता है दो अलग अलग डिफरेंट कोड फाइल को, क्या कर देता है ये, लिंक कर देता है। लिंक करके एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल को तैयार करता है। तो ये लिंकर का काम ये है। तो आई होप आप लोग को ये जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के जो भी टर्म्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेनेशन देना, या अलग से कुछ क्वेश्चन आपको इधर पे पूछता है, ड्रॉ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, एडिटर, असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर। तो ये सब चीज़ आपको पूछेगा, दिया हो रहेगा, तो आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन देना है आपको। तो आई होप आप लोग को ये मेरा जो कंटेंट है वीडियो का ये आपको समझ में आया होगा। और मैं अभी इसी तरीके से नेक्स्ट जो अभी वीडियो बनाने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ, वो करूँगा इंस्ट्रक्शन सेट्स को कवर करूँगा। आप लोग यहाँ पे मेरे टच में रहें, जो प्रॉब्लम है जो डाउट है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।